दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आप सबने सुना होगा कि हाल ही में पता चला है कि ओजोन परत की जो छिद्र थी वो बंद हो गई है। ठीक है, तो इसको लेकर के काफ़ी चर्चा में बना रहा पोलर वर्टेक्स। तो क्या होता है पोलर वर्टेक्स, खास करके यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पोलर वर्टेक्स होता है क्या है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से ओजोन परत की जो छिद्र थी वो बंद हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लॉकडाउन की वजह से नहीं, बल्कि पोलर वर्टेक्स की वजह से ओजोन परत में जो छेद था वो बंद हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, उसके बारे में गहनता से हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। याद रखें दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि आप जानो कि ये चर्चा में आया क्यों, ओजोन छिद्र जो है ये चर्चा में क्यों आया। तो याद रखिए, वातावरण की असामान्य परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर तैयार हुआ ओजोन का सबसे बड़ा होल जो था वो अभी भर गया है। पहले क्या था कि होल बहुत बड़ा था, अभी क्या है कि होल आपको भरता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो इमेज दिखाई गई है ये 16/4/2020 की इमेज है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने में फैला हुआ, और यहाँ पर देखिए 22/4/2020 का इमेज है, और इसमें आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये माना गया है कि ये जो होल है जो काफ़ी बड़ा था वो अब भर गया है। अच्छा, इसकी पुष्टि किसने की? भाई किसी ने तो बताया होगा ना। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट इसका पूरा नाम है। ठीक है, ECMWF। ठीक है, इसको याद रखेगा, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट की दो मौसम संबंधी सेवाएं चलती हैं, उनके द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया। और वो दो सेवाएं कौन कौन सी हैं? एक है C3S मतलब सी जो है ना वो 3 बार है। एक सी का मतलब है कॉपरनिकस, दूसरे का मतलब है क्लाइमेट, तीसरे का मतलब है चेंज। ठीक है, तो कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है, यानी CAMS ने अभी ताजा गतिविधियों पर कहा है कि जो है ओजोन लेयर जो है ये इसका जो छिद्र था वो अब भर गया है। ठीक है, अच्छा, आप सभी को पता होगा कि ओजोन जो परत है ये हमारे समताप मंडल में स्थित है। ये परत करती क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और जन सामान्य की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये इस ओजोन परत में छिद्र किस कारण हुआ? तो हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं, जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, हम लोग जानते हैं कि CFC जो गैस है, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, आमतौर पर यह इस तरह की हानिकारक गैसें, विषैली गैसें जो हैं ये फ्रीज वगैरह से, AC वगैरह से बाहर आती हैं। ठीक है, तो ये जाकर के ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती करती क्या है? ये ओजोन परत में जाकर के छिद्र कर देती हैं। अगर ओजोन परत में छेद हो गया तो होता क्या है? तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रे हैं, जो अभी तक ओजोन परत क्या करती थी, उनको वापस भेज देती थी। कुछ ही किरणें आ पाती थी पृथ्वी तक, वो अगर हानिकारक किरणें पृथ्वी तक आएंगी तो इससे बहुत सारे रोग पनपेंगे, जन्म होगा, और ऐसे में जन सामान्य की जो है हानि होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, क्यों जरूरी है ओजोन परत। अभी मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं, लेकिन उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि ओजोन परत हमारे लिए जरूरी क्यों है। वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। लिख रहा है यहाँ पर कि यह ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है। अच्छा, ऊपर तो बहुत सारे लेयर हैं यार, जैसे आपका क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, कुल 5 मंडल हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ाया गया आपको, और ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ओजोन लेयर है ना, ये समताप मंडल में, समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो कभी कभी ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, लिख रहा है इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, और पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में यह सतह है। एक्चुअली में दोस्तों देखिए, कई सारे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है। ठीक है, अभी मैं आगे बताता हूँ आपको उसके बारे में, और ये ऊंचाई आप याद रखेगा तो ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है कि ओजोन की परत के कारण धरती पर सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, यानी जो UV रेज है, ठीक है, वो नहीं आ पाती है। यह मंडल धरती को हानिकारक रेडिएशन से बचाता है, और यह रेडिएशन जो है स्किन कैंसर की वजह बनता है आगे चल के। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहां से आने वाली हानिकारक किरणें रोकी जाए। ठीक है, अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सुनिए जो आपके लिए एकदम नया है और अच्छा है। लिख रहा है यहाँ पर कि जर्मन एरोस्पेस सेंटर, ठीक है, जर्मन एरोस्पेस
स्पेस सेंटर, ठीक है, जीएसी के वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी 2020 यानी इसी साल फरवरी महीने में उत्तरी ध्रुव की ओजोन परत में छिद्र का पता लगाया गया था। अभी तक क्या था कि अभी तक उत्तरी ध्रुव की तरफ ओजोन परत में छिद्र है, इसका ज्ञान किसी को नहीं था। दक्षिणी तरफ ज्ञान था, लेकिन उत्तरी ध्रुव की तरफ भी ओजोन छिद्र है, इसका पता नहीं था। तो अभी ये पता चला, जो लगभग कितना बड़ा था, तो याद रखिए 1 मिलियन मतलब कितना हो गया, 10 लाख, ठीक है, कितना हो गया, 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। इतना बड़ा छिद्र था ओजोन का, ठीक है। आगे दे रहा है कि कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, सीएमएस जो है, अभी हम लोग जो पीछे पढ़े हैं, कह रहे सीएमएस की अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पता चला है कि अच्छा, उसमें एक बात का जिक्र भी किया गया कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में किए गए लॉकडाउन से प्रदूषण में गिरावट आई है, ठीक है, और इसका प्रमुख कारण लिए नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोग यही मान रहे थे कि भाई लॉकडाउन में ज़्यादा गाड़ी घोड़े नहीं चल रहे हैं, इसकी वजह से लगता है ओजोन छिद्र बंद हो गया। तो नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानिए कि ओजोन छिद्र जो है ये इस वजह से नहीं बंद हुआ। हाँ, हालांकि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं और इस वजह से पर्यावरण में सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, क्योंकि वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें थी उनकी मात्रा कम हो गया। जो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का नाम सुना होगा, पीएम स्तर का नाम सुना होगा, वो कंट्रोल में आ गया, ठीक है। अब जो है दूर दृष्टि मतलब ज़्यादा दूर तक चीज़ें हमें आसानी से दिखाई दे पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर पीएम स्तर क्या हो गया है, सामान्य हो गया है। इसके अलावा सांस लेने संबंधी जो भी दिक्कतें आती थी, अब आगे से वो नहीं आ पाएगी। नदियाँ जो हैं वो अपने आप क्या हो गई हैं, साफ़ हो गई हैं, क्योंकि अब उसमें गंदा पानी किसी फैक्ट्री का और किसी कंपनी का या फिर नदी नालों का पानी तो आ रहा है फिलहाल, लेकिन अब गंदगी कम हो रही है क्योंकि लोग अपने घरों में हैं। तो काफ़ी कुछ पर्यावरण में सुधार हुआ, लेकिन ओजोन परत को लेकर के अगर आपके मन में कोई शंका है तो उससे आप दूर कर लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, वर्टेक्स की वजह से ऐसा हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं। लिख रहा है कि आर्कटिक के ऊपर बने ओजोन छिद्र के ठीक होने की वजह क्या है, ये पोलर वर्टेक्स है। अब आपके सामने एक बड़ा प्रश्न आ गया कि ये पोलर वर्टेक्स होता क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये पोलर वर्टेक्स क्या होता है। यहां पर दे रहा है कि ध्रुवीय भंवर, पोलर वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, वैसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय भंवर। पोलर माने होता है ध्रुव, जैसे आपने बोला ना नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो पोल माने क्या होता है, ध्रुव, तो पोलर माने क्या हो जाता है, ध्रुवीय, और वर्टेक्स माने क्या होता है, भंवर। आपने देखा होगा भंवर अक्सर करके, अरे भंवर यानी चक्रवात जैसा रूप होता है ना, उसी टाइप का होता है भंवर। यहाँ देखिए पानी में भंवर इस तरह का बनता है, अगर कभी आप पुल से नदियों में देखेंगे तो आपको जगह जगह छोटे छोटे भंवर नजर आएंगे, ठीक है। तो ये है भंवर। लिख रहा है ध्रुवीय भंवर या पोलर भंवर या फिर पोलर वर्टेक्स, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के नाम दिए हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा एक बार कि भंवर क्या होता है, क्योंकि जब तक आप भंवर नहीं समझेंगे तब तक पोलर भंवर नहीं समझेंगे, ठीक है। तो भंवर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, याद रखिए, द्रव या वायु का एक चक्करदार द्रव्यमान, क्योंकि ये द्रव में भी होता है, मतलब पानी में भी हम लोग देखते हैं, अक्सर आपने पुलों पर से देखा होगा इस तरह की आकृति बनती है पानी में, ठीक है। बहते हुए जल में, नदियों के बहते हुए जल में इस तरह की भंवर वाली आकृति बनती है। अगर हम लोग क्या करते थे ना, हमारे यहाँ जो नदी हुआ करता था, हम लोग पुल से उस पर पत्ते गिरा देते थे या कुछ गिरा देते थे, तो पत्ता ऐसे टलते 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 इसके अंदर चला जाए, बड़ा मजा आता था ऐसा करने में, ठीक है। तो आपने देखा होगा उस चीज को। तो वही यहाँ पर दे रहा है कि द्रव या फिर वायु, और ठीक ऐसा भंवर वायु में भी बनता है। जब वायु में भंवर बनता है तो उसी को हम चक्रवात नाम देते हैं, जिसे हम साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो लिख रहा है द्रव या वायु का एक चक्करदार द्रव्यमान विशेष रूप से भंवर या बवंडर कहा जाता है। इसे हवा के काउंटर क्लॉकवाइज प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो ध्रुवों के पास ठंडी हवा को बनाए रखने में मदद करता है। आप कभी भी दोस्तों उत्तरी ध्रुव का अगर आप इमेज देखेंगे गूगल से लेकर के, तो आपको इस तरह के भंवर जो है वहां पर नजर आएंगे, ठीक है। तो वो ठंडी हवा को बनाए रखने में मदद करता है, उसकी वजह से ये हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है कि ध्रुव, अभी हमको समझ में आ गया तो भंवर क्या होता है। अब बात आती है कि ध्रुवीय भंवर या फिर पोलर भंवर या फिर पोलर वर्टेक्स क्या होता है, उसके बारे में जान लीजिए। लिख रहा है कि ध्रुवीय इलाकों में ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज चक्री हवाओं को क्या कहा जाता है, ध्रुवीय भंवर कहा जाता है। जो तेज चक्री हवा चलती है, अरे कुछ अलग से नहीं, अभी पीछे आपको बताया है कि जो चक्करदार हवाएं होती हैं वही भंवर होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि ध्रुवीय भंवर क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ध्रुवों में चलने वाले चक्करदार हवाओं को क्या कहा जाता है, ध्रुवीय भंवर कहा जाता है। ये तो बहुत सिंपल लाइन है। आगे देखिए, कह रहा है कम दाब वाली मौसमी दशा के कारण अस्थायी रूप से मौजूद ध्रुवीय तूफान उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं को आर्कटिक क्षेत्र में सीमित रखने का काम करते हैं। काफी बड़ी लाइन हो गया और मुझे लगता है आप परेशान भी हो गए। परेशान मत होइए, मैं लाइन को तोड़ करके आपको समझाता हूं। देखिए होता क्या दोस्तों ना, आपको पता है कि साइक्लोन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है।
और ये जो पोलर वर्टेक्स है ना, ये कोई आज चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है। पोलर वर्टेक्स लगभग हर साल 2 साल पे चर्चा का विषय बनता है, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो हर 2-4 साल पे इसकी चर्चा होती है। आप कहोगे सर आज ओजोन छिद्र तो आज बंद हुआ, तो पोलर वर्टेक्स आज चर्चा में है, कैसे आप बता रहे हो कि 2-4 साल पहले भी ये चर्चा में था, या चर्चा में बना रहता है अक्सर करके। दोस्तों होता क्या है, मैं एकदम सिंपल, अभी आप इन सब चीज़ों जो लिखा है ना यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान मत केंद्रित करिए, मेरी बातों पर आप ध्यान से सुनिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ। दोस्तों होता क्या, आप सभी को पता है, जनरली पता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं। आपको इतनी बात जानकारी है, ठीक है, पता है ना आपको, उत्तरी ध्रुव में भी खूब ढेर सारे बर्फ हैं और दक्षिणी ध्रुव में भी क्या है, बर्फ है, पूरा का पूरा। वहाँ पे जो भी जमीनें भी है ना, वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं। तो एक तरफ का क्षेत्र, उत्तरी तरफ का क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है, और दक्षिणी तरफ का क्षेत्र जो है वो अंटार्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, किताबी बातों से हटकर आप चीज़ों को समझेंगे तभी समझ में आएगा ये पॉइंट, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे। तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र, दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो है, यहाँ पर क्या है, शीत कटिबंध होता है। क्या है, आपने पढ़ा होगा कटिबंधों के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, शीत कटिबंध होता है। क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, कभी भी अगर आपके माइंड में ये बात क्लिक होती कि यार इतना ज़्यादा बर्फ है क्यों, या वहाँ पर शीत कटिबंध है क्यों, सर इसका मतलब बता दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और सूर्य का प्रकाश जो है वो ध्रुवों पर तिरछा पड़ता है, ठीक है। जब ध्रुवों पर तिरछा पड़े, मेहनत से प्रकाश वहां पहुंचता है, तो जब प्रकाश तिरछा जाएगा ना तो हीट नहीं कर पाएगा। प्रकाश जब सीधा पड़ता है ना तब वो हीट करता है। अब प्रकाश तिरछा पड़ेगा तो हीट नहीं कर पाता, तो वहां पर ग्लेशियर ही है, वहां पर बर्फ की मौजूदगी ही है। जहां पर प्रकाश नहीं होगा, जहां पे सूर्य की उष्मा नहीं पहुंचेगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे ग्लेशियर तो होगा, ठीक है। तो ये आप समझिए। अब मामला यह है कि 6 महीना दिन, मतलब पृथ्वी का झुकाव होता है, तो जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहां पे 6 महीना के लिए दिन हो जाता है, और जो हिस्सा सूर्य के अपोजिट साइड में होता है वहां पर 6 महीना के लिए रात हो जाती है। तो इस तरह से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो 365 दिन में 6 महीने जो आता है, पृथ्वी घूम करके जब अपोजिट साइड में जाएगी तो जाहिर बात है दक्षिणी वाला हिस्सा सामने आ जाएगा, तो वहां पे दिन हो जाएगा, तो उत्तरी वाले हिस्सों में रात हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य की जो उष्मा है, जो प्रकाश है, वो तिरछा पड़ता है, इस वजह से वहां पर क्या है, बर्फ है। मुद्दा तो ये हो गया। अब जो बर्फ है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो आपने कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, मैं बहुत डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूं। ये कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से वहां पर हवाएं मूवमेंट करती हैं, ठीक है, और वहां पे चक्रवात क्रिएट होता है, ठीक है, क्या बनता है, साइक्लोन बनता है। यही साइक्लोन यहां पर ठंडी हवाओं को बनाए रखते हैं। लेकिन कंडीशन सुनिए, अब ये चर्चा का विषय क्यों बना रहा था, मैं उसकी कहानी बता रहा हूं आपको। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर जो हमारा देश है, जो महाद्वीपीय देश है, जैसे अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, एशिया, यूरोप हो गया, या फिर जो भी है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये जितने भी महाद्वीप है ना, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग रहते हैं, ठीक है, मानव जीवन है, तो मानव जीवन है, तो यहाँ पे लोग एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जो है प्रकृति को दूषित करने में लगे हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि हम तापमान को गर्म कर रहे हैं। क्यों, अरे भाई तापमान गर्म हो रहा है तभी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और तभी तो चिंता जताया जा रहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग आपने कंट्रोल नहीं किया तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। खैर वह अलग इशू है, मैं बता रहा हूं कि जहां जहां पर महाद्वीप हैं वहां पर गर्म हवाएं हैं, ठीक है, मतलब वहां पर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। और याद रखिए, ऐसा देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर नीचे अगर तापमान बढ़ा है, तो तापमान बढ़ने की वजह से ठंडी तरफ की जो हवाएं हैं, जो ध्रुवीय हवाएं हैं ना, जो मतलब एकदम जला देने वाली, मतलब एकदम बर्फीली हवाएं, वो बर्फीली तूफान धीरे धीरे दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। सर दक्षिण की तरफ शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात होगी कनाडा वाले देश से, आप बताओ होगी कि नहीं। ग्रीनलैंड तो वैसे भी 90% क्या है, बर्फ से ढका होता है, इधर आ जाएंगे, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, और आपका साइबेरिया वैसे ही बर्फ से ढका रहता है, तो धीरे धीरे वो इन सबको प्रभाव मिले रहा है। अक्सर करके अमेरिका में इस तरह के बर्फीली तूफान, बर्फीली चक्रवात चलते हैं, और पता है जब बर्फीली चक्रवात चलता है ना, तो ये आप देख रहे हैं, कोई मजाक वाला इमेज नहीं है, ये रियल इमेज है दोस्तों। इस तरह से रियल इमेज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। जब वहां पे बर्फीली तूफान आते हैं ना, तो इस तरह से सब कुछ, पूरा का पूरा समुद्र का पानी जो है ना वो भी जमने लगता है, जो किनारे वाला पानी होता है वो जमने लगता है, वहां पे जो झीलें हैं वो जमनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इतनी बर्फबारी होती कि गाड़ियां जो है ना, 4 व्हीलर, बस, ट्रक, ये सब क्या होते हैं, बर्फ में धंस के दब जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, रोड वगैरह तो दिखता ही नहीं है, वो तो बर्फों को हटा करके, साफ करके तब जो है कार्य किया जाता है। तो ये आप समझिए, ये सारी आपदाएं हैं। तो कहने का मतलब है कि चर्चा में इसलिए
बना रहता है क्योंकि अक्सर करके जो सबसे उत्तरी ध्रुव की तरफ जितने भी देश हैं उसमें अक्सर करके इस तरह से बर्फीली तूफान, बर्फीली हवाओं का प्रभाव बढ़ता है, तो बार बार ये पोलर वर्टेक्स का नाम सुनने को मिलता है। लेकिन आज ये पोलर वर्टेक्स का नाम आया है तो ये मुद्दे की बात है, ठीक है। चलिए, अब मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए, किसी भी पॉइंट को पढ़ने का मतलब है ना कि पॉइंट में मजा आ जाए, पढ़ के समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए वही चक्रवात के बारे में बता रहे हैं। चक्रवात टाइप का होता है, बाउंडरी है एक तरह से, लिख रहा है कम दबाव वाली मौसमी दशा के कारण यह अस्थायी रूप से मौजूद ध्रुवीय तूफान उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं को आर्कटिक क्षेत्र में सीमित रखने का काम करता है, तो वो वहीं पे बांध के रखता है। लेकिन अगर नीचे का तापमान बढ़ा तो नीचे तरफ शिफ्ट होने लगेगा। लिख रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में 2 ध्रुवीय भंवर पाए जाते हैं। पहले बताया, आप बताओ। दो ध्रुवीय भंवर है, एक उत्तरी एक दक्षिणी, यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ठीक है। तो याद रखेगा, कह रहा है प्रत्येक ध्रुवीय भंवर व्यास में लगभग कितना है, 1000 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है इसका, ठीक है। 1000 किलोमीटर का व्यास है, डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है यह निरंतर एक बड़े पैमाने पर निम्न दबाव का क्षेत्र है, लो प्रेशर बेल्ट है, आपको पता है। अच्छा, कैसे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए पृथ्वी है और इसमें जो बीचों बीच वाली रेखा है ना, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। क्या है, देखिए, नहीं ऐसे नहीं, सबसे ऊपर लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट है, फिर उसके नीचे आएंगे हाई प्रेशर बेल्ट, फिर लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर बेल्ट, ऐसे ऐसे करके ये बेल्ट बना हुआ। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको दाब क्षेत्रों के बारे में पढ़ाया, नहीं पढ़े हैं तो जाकर देखिए कि एयर प्रेशर वाला वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, जो उत्तरी ध्रुव जिसे एक चक्रवात कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घूमता है, यानी दोनों तरफ इस तरह के चक्रवात या पोलर वर्टेक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि पोलर वर्टेक्स क्या है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अब आपके मन में एक दूसरी बात आ रही है कि सर आपने अभी तक तो बताया नहीं कि पोलर वर्टेक्स की वजह से कैसे ओजोन होल ठीक हो गया, ठीक है। आपने तो इसके बारे में चर्चा नहीं किया, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। लिख रहा है कि एक सेकंड, हाँ देखिए, लिख रहा है कि ध्रुवीय इलाकों में ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज चक्रीय हवाओं को पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। सर इतना हमको पता चल गया, आगे बताइए। यह पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र होता है। हाँ, बड़ा क्षेत्र कितना होता है सर, 1000 किलोमीटर का होता है, ये भी पता है। और ये कम दाब का क्षेत्र होता है, ये भी पता है। ये पृथ्वी पर 2 जगह होता है, एक उत्तरी ध्रुव पर होता है, एक दक्षिणी ध्रुव पर होता है, ये भी पता है। आगे बताइए सर, आगे याद करो कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के समय में, ठंडी के समय में या सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वर्टेक्स में विस्तार होता है। हाँ सर, आपने समझा दिया था, मुझे समझ में आ गया कि अगर नीचे तापमान बढ़ेगा तो पोलर वर्टेक्स का विस्तार होगा, तो नीचे के देश भी इससे प्रभावित होंगे। जैसे अक्सर करके अमेरिका इससे प्रभावित होता रहता है, ठीक है, विस्तार होता है। अच्छा, एक चीज और है कि विस्तार में इनकी मदद कौन करता है, तो जेट स्ट्रीम जो है ना उसके ऊपर, वो इसकी मदद करता है। लिख रहा है जो जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर ठंडी हवा को भेजने का कार्य करता है। तो अगर जेट स्ट्रीम ना होता तो शायद ठंडी हवा को दक्षिण की तरफ न भेजता, लेकिन उसकी वजह से ये चले आते हैं। लिख रहा है कम दबाव वाली मौसमी दशा के कारण अस्थायी रूप से मौजूद ध्रुवीय तूफान उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं को आर्कटिक क्षेत्र में सीमित रखने का काम करते हैं, तो मैं बता ही चुका हूं। इससे बेहद हल्का चक्रवात आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कि ध्रुवीय भंवर ध्रुवों के चारों ओर हवाओं का एक समूह है जो ध्रुवों के पास ठंडी हवा को बंद रखता है, इसका काम है। अगर ध्रुवीय भंवर नहीं होता तो क्या होता, ये जो ठंडी हवाएं पूरे पृथ्वी को अपने चपेट में ले लेती, यहाँ मानव जनजीवन नहीं होता, ठीक है, याद रखिए। तो वो जो ध्रुवीय वर्टेक्स है वो कार्य क्या कर रही है, वो ठंडी हवाओं को एक बॉक्स में बंद जैसा करके रख रही है, ठीक है। लिख रहा है कि ध्रुवीय भंवर का विस्तार ट्रोपोपॉज यानी 8 से 11 किलोमीटर और स्ट्रेटोपॉज में 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। यहाँ पर देखिए एक इमेज आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये स्टेबल पोलर वर्टेक्स है, जबकि ये क्या है, वैबी है। तो यहाँ पर देखिए स्थिर है एक जगह पर, और यहाँ क्या है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। तो याद रखिए ये वार्म एयर की वजह से क्या कर रहा है, मूव करता रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दे रहा है कि ध्रुवीय भंवर जलवायु को कैसे प्रभावित कर सकता है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जब ध्रुवीय भंवर सबसे मजबूत होता है तो ठंडी हवा के अमेरिका और यूरेशिया में बहने की संभावना कम होती है, अगर पोलर वर्टेक्स मजबूत हो, ठीक है, और उसका जो है कोई इंपैक्ट ना पड़े, मतलब गर्म हवाओं का इंपैक्ट उसके ऊपर ना पड़े, ठीक है, तो मजबूत है, और मजबूत है अमेरिका और यूरेशिया में, तब इसकी कोई संभावना नहीं है, परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि हवा उस भंवर में फंसकर रह जाती है। लेकिन कभी कभी यह भंवर विघटित हो जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसी को सिस्टर वर्टेक्स कहा जाता है। सिस्टर माने उसकी बहन, ढेर सारे पैदा हो गए ना छोटे छोटे, तो याद रखिए इसको सिस्टर वर्टेक्स कहा जाता है। तो इसमें टूट जाता है और यह दक्षिण की ओर धीरे धीरे खिसकने लगता है। लेकिन तरंग ऊर्जा के कारण हवा निचले वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर फैलती है। ध्रुवीय भंवर के दक्षिण की ओर स्थानांतरण के कारण अमेरिका हो चाहे यूरेशिया हो, इसमें अचानक से
तेजी से क्या होता है कि ठंडी और बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, जो कि वहाँ के जनजीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए कुछ आपके मन में और नए सवाल होंगे, उनको मैं दूर कर देता हूँ। कैसे बना ओजोन होल? सबसे पहले बना कैसे ओजोन होल? ठीक है, आगे दे रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक ओजोन परत के क्षरण के लिए ठंडे तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से कम की बात कर रहा है यहाँ पर। सूर्य के प्रकाश, पवन क्षेत्र और सीएफसी जैसे गैस क्या है, जिम्मेदार हैं इसके लिए। मुख्य तौर पर बादल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से मिल करके इसको बनाते हैं। कह रहा है इन तीनों की मात्रा स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ गई है। ठीक है, इसी वजह से ऐसा होता है। इनकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें टकराती हैं तो उनमें से क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम निकल रहे होते हैं, और यही एटम ओजोन लेयर को पतला कर रहे होते हैं, यानी उनको छेदने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे उनका छेद धीरे धीरे कमजोर होते जाता है और छिद्र जो होता है वो बड़ा होता जाता है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे अगर कुछ और इस तरह से प्रीलिम्स फैक्ट आएगा तो मैं जरूर आपको अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर विजिट करें जिसका नाम study91.co.in। वहाँ पर आपको 1 लाख से अधिक प्रश्न मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत कुछ है। आप जाइए, अपनी पूरी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो